हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मूल अधिकार की यहाँ तक बात कर दी गई थी, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आप सभी को मूल अधिकार तक की बात कर दी है। भाग 1 जो आपके संघ राज्यों का क्षेत्र होगा, भाग 2 नागरिकता मैंने बात की, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी आता है वीडियो पर, और भाग 3 जो मैंने मूल अधिकार के विषय में बात की उन सब की बात हो गई है, ठीक है। आज हम लोग भाग 4 पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। इसी को आप कह सकते हो कि भाग 4 देखेंगे, भाग 4, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, भाग 4। जो अब भाग 4 में आप सभी के बीच बताया जाएगा क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अब हम बात करेंगे मोटी मोटी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीपीएसपी। पहले जब हम खुद भी पढ़ते थे तो इन सारी चीजों को बड़ा कंफ्यूजन होता था कि डीपीएसपी क्या है। सर आते थे और डीपीएसपी बोलकर चले जाते थे और हमें खुद कंफ्यूजन हुआ, बहुत बार हुआ, एक दो बार नहीं बहुत बार हुआ कि डीपीएसपी है क्या, आखिर किस खेत की मूली है जो डीपीएसपी बोलकर चले गए। हम कम से कम 4 से 6 महीना डीपीएसपी ही नहीं समझ पाए थे क्या है। हाँ, लेकिन इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से इसको हम जानते थे और यहीं तक हम सीमित भी थे कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को बारे में हम जानते थे, लेकिन इसकी अंग्रेजी नहीं जानते थे भाई साहब ना। तो जब मुझे पता चला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म डीपीएसपी का, कि यहाँ पर राज्य और यहाँ पर स्टेट, राज्य और स्टेट, उन राज्य और स्टेट की बात 28 राज्य और 28 जो आपके राज्य हैं इनकी बात के साथ साथ उन राज्यों की भी बात यहाँ की गई है जो आर्टिकल 12 में मैंने आपसे कहा था। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो आर्टिकल 12 के परिभाषा दी गई है, यहाँ पर सीधा सीधा आप जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का अपना एक अलग मजा आएगा। बहुत खूबसूरत वो पल होता है जब आप अपनी मंजिल पा लेते हैं, आपके चेहरे पर वो मुस्कान होती है, वो चमक होती है कि लगता है हाँ यार कुछ इसने आज करके दिखाया है। तो आज उन्हीं सब की बात करने वाले हैं ना, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। अब आपको आगे क्या डीपीएसपी नाम से ही जानना पड़ेगा। शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, डीपीएसपी की बात करेंगे, ठीक है। डीपीएसपी अब मोटा मोटा यहाँ पर सबसे पहले आप ये जानोगे डीपीएसपी के बारे में कि ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की बात कही गई। कहाँ से, 36 से लेकर 51 तक की, क्योंकि 51 का में आपके मूल कर्तव्य की बात कही गई है, ठीक है ना। 36 से लेकर 51 तक की बात कही गई, और इससे कहाँ से लिया गया था, तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ठीक है ना। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को उठाया था, ठीक है। कहाँ से लिए, हमने आयरलैंड के संविधान से इसको उठाया था। बस आपको मोटा मोटा ये जानना है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से मैंने इसको उठाया था। और ये कैसे हैं, तो आप यही जानेंगे। ये लोक कल्याण कैसे है, तो आप कहेंगे लोक कल्याण, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि लोक कल्याण की अव्यवस्थित प्रयास के लिए, कि लोगों के कल्याण मतलब लोग जनता के कल्याण के लिए ये लागू किए जाएंगे, ठीक है, जनता के कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए लिख सकते हैं, अभिवृद्धि का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप बस इतना ही जाने कि लोक कल्याण के लिए कहा गया है। सकारात्मक है ये राज्य के लिए, कैसा प्रकृति इनकी कैसी होगी, देखिए इनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो आप कहेंगे इनकी प्रकृति कैसी होगी, तो आप कहेंगे सकारात्मक होंगे। राज्य को कुछ करने के लिए ये कहेंगे, राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, सकारात्मक प्रकृति होती है, ठीक है। गैर वाद योग्य होंगे, कैसे होंगे, आप कहेंगे ये वाद योग्य नहीं, ये गैर वाद योग्य है, गैर वाद
योग्य है। आप इसके लिए अगर आप डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे मूल अधिकार में आप दौड़ते उलटते फांदते कूदते हुए चले जाते थे, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट पर। अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं। ठीक है ना? क्या है? ये राज्य के कर्तव्य हैं। तो कहा जाता है ये परिवर्तनीय नहीं है। ये कैसे है? आप कहेंगे ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है? कट का निशान मतलब नहीं है। ठीक है ना? कट का निशान मतलब ये परिवर्तनीय नहीं, आप इनको परिवर्तित नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको मान लीजिएगा कोई बात आपको कही जाए, अच्छा कोई बात आपको कही जाए कि ये क्या परिवर्तित किए नहीं किए जा सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर कहा गया है कि ये आपका डीपीएसपी है, तो आप सोचें यहाँ पर जा करके हम इसको परिवर्तित कर लें सुप्रीम कोर्ट जा करके, तो आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना? क्या नहीं करा सकते हैं? ठीक है? ये परिवर्तित नहीं होंगे। राज्यों को दिया गया निर्देश ताकि विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू किया जा सके। राज्यों को ये क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया है राज्यों को। अब राज्यों में कौन कौन आएंगे? देखिए, आपका जैसे सर्वोच्च न्यायालय एक अलग राज्य होगा, जैसे आपका बिहार पीसीएस एक अलग होगा, यूपी पीसीएस अलग होगा, यूपीएससी अलग होगा, बिजली विभाग अलग। ये सब क्या है? राज्य हैं। राज्य की परिभाषा का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके बीच में स्टेट ही नहीं है कि स्टेट को ही राज्य कहा। यहाँ पर राज्यों की बात का मतलब है कि आप जो स्वतंत्र हैं। ठीक है? जैसे आपका बीसीसीआई भी एक राज्य है, बहुत बड़ा राज्य होगा। जैसे आपका आरबीआई भी एक राज्य होगा, जैसे आपका एसबीआई अपना एक अलग राज्य होगा। ठीक है? इस तरह ही राज्य हैं। ठीक है? इनके अपने अलग प्रबंधन है, ये अपने नियम अलग से खुद बनाते हैं। संविधान इन सब से ऊपर है। क्या है? संविधान इन सब से ऊपर है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है ना? क्या करना? इतनी सी बात आपको समझनी है। यहाँ पर एक और बात आप यहीं पर समझते चलें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर ही एक और बात आप समझते चलें कि यहाँ पर जैसे आपको बताया गया था कि ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। मैंने आपको बताया कि ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है? लेकिन ब्रिटेन के समाजवादी आंदोलन, कहाँ के? ब्रिटेन के समाजवादी आंदोलन बहुत रेयर केस में ये बातें बताई जाती हैं। ब्रिटेन के समाजवादी आंदोलन फेरियनवाद से, कहाँ से? फेरियनवाद से प्रेरित हैं। अब आप कहेंगे फेरियनवाद से, किससे? तो यहाँ पर आप लिखें फेरियनवाद से प्रेरित हैं। आपसे ये प्रश्न यूपीएससी में एक बार पूछा गया था। यूपीएससी का ये प्रश्न है, वहीं से ये बातें उठाकर लाई गई हैं। फेरियनवाद से ये प्रेरित है। ठीक है? भारत में फेरियनवाद के प्रचारक कौन थे? भारत में फेरियनवाद के अब याद रखें, भारत में फेरियनवाद के प्रचारक कौन थे? कोई बता सकता है क्या प्रचारक कौन थे? इसका प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे फेरियनवाद का? कोई है जो बता सकता है? नहीं बता पाएंगे। नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है? याद रखेंगे इस पॉइंट को। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अक्सर पूछा गया है ये। कहाँ? यूपीएससी में। अब जब यूपीएससी पूछ सकती है तो आपसे यूपी पीसीएस भी पूछ सकती है। ठीक है? इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। फेरियनवाद या फेरियनवाद राज्य के माध्यम से क्रमिक सुधारों द्वारा समाजवाद लाने की बात कही गई। किसकी? समाजवाद। यही इसी फेरियनवाद से किसकी? समाजवाद लाने की बात कही गई। किसकी बात कही गई? समाजवाद लाने की बात कही गई थी। समाजवाद लाने की बात कही गई है। ठीक है ना? इसको याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। हो सकता है आपने कभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत
मतलब दुर्भाग्य की बात है कि आप अभी तक तैयारी कर रहे हो और आपने ऐसे पॉइंट नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज बात करेंगे किसकी, मोटी मोटी हम बात करने वाले हैं किसकी, मूल डीपीएसपी की। मूल अधिकार आपका खत्म हो गया था, अब आप यहाँ तिलमिला नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कि हमको नहीं दिया गया, हमारे डीपीएसपी का हनन हो रहा है तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर बैठा है कौन, अटॉर्नी जनरल। अगर राज्य में अगर आप हाई कोर्ट गए तो वहाँ बैठा है महाधिवक्ता, ठीक है। अगर आप सोचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं तो वहाँ बैठा है आपका पीपी, ठीक है। तो आप जा ही नहीं सकते। उस संविधान इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि आप इतने मतलब कड़ाई के साथ संविधान को बनाया गया है कि हर कोई वहां पर पहुंच नहीं सकता है, ठीक है। क्या होगा, हर कोई यहाँ पर पहुंच नहीं सकता है, ठीक है ना। निदेशक तत्व राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत है। जो निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये कैसे राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत है, ये राज्य के कर्तव्य है। राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा। देखिए, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, जब हमारा भारत या संविधान हमारा जब लागू हुआ था, संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर तब ये बात कही जाती कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें अभी, तो नहीं किया जा सकता था। अच्छा बताइए, उतने समय देश की जरूरत थी कि पशु पक्षी या रोटी, उतने समय देश बचाने की जरूरत थी। देश, आपको देश की लगी पड़ी हुई थी। इसीलिए इसमें थोड़ा सा इतना मतलब प्रभाव दिखा, इतना लेट हो गया आने में ना, क्योंकि उतने समय लोगों को लगा पहले देश बचाना चाहिए, उसके बाद ये तो हम धीरे धीरे देश में रहकर सुधार कर लेंगे। क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे, इसमें धीरे धीरे आएंगे फिर सुधार करेंगे। इसीलिए केटी शाह, अब बात आ गई ना, देखिए, इसीलिए कहते पढ़ते पढ़ते हर एक पॉइंट आपके सामने आएगा। केटी शाह बोले थे। केटी शाह ने क्या बोला, केटी शाह ने एकदम क्लियर शॉर्टकट में बात कही। केटी शाह बोलते हैं, यहाँ पर कहते हैं, केटी शाह ने कहा कि नीति निदेशक तत्व उस चेक के समान है। नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी उस चेक के समान है। किस चेक के, उस चेक के समान है। ये कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता, उस चेक के समान है, कहा गया उस चेक के समान है, और इसमें जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा। जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा पर करेगा, बैंक अपनी इच्छा पर करेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार की तरह क्यों नहीं बनाए गए, वाद योग्य क्यों नहीं बनाए। जिस राज्य को जरूरत होगी वो राज्य लागू करेगा, जिस राज्य को जरूरत नहीं होगी वो राज्य क्यों लागू करेगा। पहले आप मोटी मोटी बात समझ लीजिएगा, तब फड़फड़ाने का प्रयास करेंगे ना। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जैसे आपके पास पॉइंट आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की 36 से लेकर 51 तक की बात कही गई। अब डीपीएसपी में आपके आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं, 36 से लेकर 51 तक की बात कही गई, ठीक है। 36 आपका आर्टिकल 36 कहता है, अब यहां से बातें शुरू होती। आर्टिकल आपका 36 कहता है क्या, परिभाषा कहता है। आर्टिकल 37 कहता है आपका क्या, आर्टिकल 37 कहता है वाद योग्य नहीं है, इंसिपमेंट नहीं है, वाद योग्य नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद 38 में कहा गया है, पहले आप कल्याणकारी होंगे, कल्याणकारी की बात कही गई है। किसकी, कल्याणकारी की बात कही गई है। इतना आप मोटी मोटी बातों को समझते हुए चलेंगे। लोक कल्याण की बात कही गई है, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कही गई है, ठीक है। तो कैसे आप कहेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। तो कहा गया मूल अधिकार न्याय योग्य
मूल अधिकार आपके कैसे न्याय योग्य हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, आप सीधा कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी आपके क्या है, न्याय योग्य नहीं है, निदेशक तत्व योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार की भाषा नकारात्मक है। मौलिक अधिकार की भाषा कैसी है, देखिए मौलिक अधिकार की भाषा रोक लगाती है, मौलिक अधिकार की भाषा नकारात्मक है और आपके कैसी है, नकारात्मक है। लेकिन आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों की सकारात्मक है, राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, कहा जाता है राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। मौलिक अधिकार आपके राज्य को कुछ करने से मना करते हैं ना, मना करते हैं ना। हर जगह क्या होता है, लगा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट सीधा चले जाते हैं। लेकिन आप राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्या कह सकते हैं, इसमें भाषा सकारात्मक है, क्योंकि राज्य को कुछ करने के को कहते हैं, राज्य को कुछ करने, कुछ नया करो भाई, अपने आप पंचायती नगर लगाओ ना, अपने आप पंचायत सभा लगाइए ना, नया करने को कहते हैं, मतलब कुछ करें, सकारात्मक सोच को यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं, ठीक है ना। मौलिक अधिकार सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जबकि निदेशक तत्व कैसे होंगे, तो आप कहेंगे राज्य के निदेशक तत्व प्रस्तावना की तरह सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करते हैं। अब जैसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की बात कही गई है कि नहीं, तो अब आप कहेंगे कि आपके प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी में भी ये बात कही गई क्या, कि सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की बात कही गई या स्थापना की गई, किसकी, सामाजिक आर्थिक एंड लोकतांत्रिक की बात यहाँ पर की गई, इनकी क्या किया गया, इनकी स्थापना यहाँ पर की गई है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न कि सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना कहाँ कहाँ पर हुई है, खूब पूछा जाता है। तो आप कहेंगे प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी में भी हुई है, प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी में भी हुई है। तो मैंने आपको आर्टिकल 36 क्या बताया, परिभाषा बताई, आर्टिकल 37 क्या बताया मैंने, कि ये न्याय योग्य नहीं होंगे, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो, याद रखिएगा आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद 38 में मैंने बताया ये कैसे होंगे, तो आप कहेंगे लोक कल्याणी होंगे या लोक कल्याणकारी होंगे, कल्याणकारी होंगे, ठीक है, लोक कल्याणकारी होंगे। चलिए अब यहीं से शुरू करते हैं। अब मेन डीपीएसपी तो आपका यहीं से शुरू होता है ना, बट जितनी मैंने आपको कहानी गाथा सुनाई ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से प्रश्न उठते हैं। कहा गया राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। राज्य, आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य ऐसी स्थापना करेगा जिससे सबको क्या हो, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे सबको, कहा गया सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है, ठीक है, सबको सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। आइए अगला देखते हैं, आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 देखिए, 39 में बहुत लोग केवल इतने ही बता देते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब समान कार्य का मतलब कि मेल या फीमेल अगर एक कार्य कोई कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। इनको बस ये सरकारी में ही हो सकता है, गवर्नमेंट में ही हो सकता है, ठीक है ना। क्या होगा, गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हैं तब तो ठीक है, तब तो वहाँ पर महिला, आप टीचर हैं तो आपको टीचर में जितना फीमेल को मिलता है उतना मेल को भी मिलेगा। लेकिन प्राइवेट में आप देखेंगे, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों में ज़्यादातर क्या होती हैं, फीमेल होती हैं,
कौन होती है? फीमेल। ठीक है, अब देखिए फीमेल को क्यों रखा जाता है, देखिए फीमेल को क्यों रखा जाता है। देखिए अगर आप पढ़े लिखे ठीक ठाक हो, आपके अंदर स्किल है कि आप कोई कार्य कर सकते हो, तो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां महिलाओं को उठाने का ज़्यादा प्रयास करती हैं। क्यों? क्योंकि कम वेतन में अधिक कार्य कर देती महिलाएं। इनको लगता है घर बैठे से तो अच्छा ही है, 7 से 8 घंटे वर्क करेंगे और 20,000 रुपये ले आएंगे। कितना? 20,000, 20,000 रुपये मिल जाएगा प्राइवेट में। और अगर यही कार्य कोई लड़का करेगा तो 20,000 में नहीं करेगा, कहेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसको पता होता है कि कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना नहीं पैसा मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लड़कों को थोड़ा ज़्यादा पता होता है, लेकिन हम लड़कियों को थोड़ा सा कम पता होता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती हैं? हम लोगों का लाभ उठा लेती हैं। लाभ उठाने का मतलब समझ रहे हो ना? लाभ उठाने का मतलब यही है कि आपको कम पैसे देकर 15,000 से लेकर 20,000 रुपये देंगे और 8 घंटे काम ले लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो तजुर्बा है, आप वो कार्य कर सकते हो, इसलिए प्राइवेट कंपनियां उठा लेती हैं। देखिए अब प्राइवेट कंपनियों में भी भेदभाव होता है। कैसे? देखिए कुछ परमानेंट होते हैं, परमानेंट, और कुछ अस्थायी होते, आए और चले गए, अस्थायी। तो जो अस्थायी होते हैं उनको भी कम पैसा दिया जाता है, जो परमानेंट रहते हैं उनको अधिक वेतन दिया जाता है या अधिक सैलरी दी जाती है। तो अब इन लोगों ने क्या किया, जो अस्थायी थे और इन्हें जब पता चला कि उतना ही काम तो हम भी करते हैं और उतना ही काम ये भी करते हैं, तो ये लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट गए और बोले कि जब समान कार्य के लिए समान वेतन है तो हमें भी समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर पहले ही रहता है कि परमानेंट वालों को अलग से, मतलब उनकी सैलरी अलग होती है, और जो अस्थायी रूप से आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जब गए, अब वहां तो बैठा है कौन? अटॉर्नी जनरल। जैसे ही गया केस फट से लाइए इधर जज के पास, बाद में पहले अब जज पूछे, अब जज जब पूछे क्या हुआ, तो कह रहे अरे कुछ नहीं, डीपीएसपी का मामला है। क्या है? डीपीएसपी का मामला, चलो भागो यहाँ से, भगा दिए जाते हो ना। वहाँ जज या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। क्या वहाँ पर ये ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो क्या आपको न्याय मिले, आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिले या ना मिले, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप नहीं जा सकते हो। आप किस अधिकार से जा रहे हो? जब वो न्याय योग्य है ही नहीं, इसलिए भेदभाव होता है। और हाँ, कितना सरकार भी कितना करे भाई, अगर सबको एकदम समान वेतन देने लगे तो सरकार भी तो भाई, उनका भी तो अपना एक बजट होता है ना। अब बजट से बाहर ही देने लगे, अब उनकी भी आय होनी चाहिए ना। अब आय नहीं है तो क्या करेंगे बताइए? पकौड़ा फिर बेचना पड़ेगा कि नहीं? पकौड़ा बेचना पड़ेगा कि नहीं फिर? तो इसलिए, ठीक है ना, अब आय के लिए कई कारण होने चाहिए। जैसे आप देखिए कहीं कहीं शराबबंदी भी लगा दिया गया है, शराब नहीं पिए, ठीक है ना। तो कई मतलब करके भी दायरे होते हैं अपने अपने, इसलिए 39 में बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या होता है? समान कार्य के लिए समान वेतन होता है आपका, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। लेकिन कहाँ पर? सिर्फ सरकारी हो तो। कहाँ पर? अगर आप सरकारी हो तो। लेकिन 39 में कई ऐसे और दिए गए हैं, जैसे आप कहेंगे 39 में ही, 39 का के अंतर्गत, 39 का के अंतर्गत कही गई है बात, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता भी दिया जाएगा आपको। निःशुल्क विधिक सहायता आपको दी जाएगी। सीधी सी बात है, आपको क्या किया जाएगा? आप कहेंगे राज्य जो होगा, जिस राज्य के आप होंगे या जिस डिपार्टमेंट में आप होंगे, राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। ये जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये बात जोड़ी गई कि
राज्य निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य निशुल्क कानूनी या विधिक सहायता क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। अब कैसे राज्य आपको निशुल्क विधिक सहायता देगा? अब मान लीजिएगा आप कहीं फंस गए ना, तो आपको क्या करेगा? निशुल्क विधिक सहायता देने का प्रयास करेगा कि आप वहां से निकल जाएं, ठीक है ना। तो राज्य निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात जोड़ी गई है, ठीक है ना, ये बात जोड़ी गई है। चलिए उसके आगे देखते हैं, ठीक है। उसके आगे आपको क्या कहा गया है? हाँ ठीक है, उसको हटा दो। उसके आगे क्या कहा गया है? उसके आगे कहा गया है 39 खा, मतलब 39 खा में कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है। 39 खा में भी कुछ बातें कही गई हैं। 39 खा भी क्या कहा गया? राज्य भौतिक संसाधन, जैसे राज्य क्या होगा आपके, कहा गया राज्य भौतिक संसाधन, राज्य भौतिक संसाधन आप लिख सकते हो जैसे जमीन। जोरू और जमीन के लिए तो महाभारत हुई थी ना, तो आप लिख सकते हो जमीन का संकेंद्रण या केंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देंगे। तो जमीन का संकेंद्रण, कुछ संसाधनों का संकेंद्रण ठीक है, संकेंद्रण कुछ हाथों में ना जाए। मतलब क्या है इसका? राज्य खुद कहता है, मान लीजिए आपके गांव में कोई एक मुखिया है और सारे गांव की जमीन, और बड़ा लालची टाइप का मुखिया है, मतलब लालची टाइप का, मतलब वो लालची नहीं कि धन हुआ उसमें, धन का मतलब कि इसमें अब मान लो जमीन की बात है, अब मान लो इस जमीन में कुछ बोएगा, मतलब लोगों की जमीनों को ले लिया, हड़प लिया और उसका संकेंद्रण कर रहा है। संकेंद्रण का मतलब कुछ हाथों में नहीं दिया जाएगा। क्यों? कुछ दशाओं में नहीं। अब वो अफीम गांजा बो रहा है बढ़िया आराम से जमीन पर पे ना, तो ये तो क्या होगा कि देश में रहकर भी आप क्या कर रहे हैं? लोगों को आतंकवाद की तरफ ढकेल रहे हैं, लोगों को नशा, यहाँ देश नशा मुक्ति बनाया जा रहा है कि मुक्त हो देश नशा से, और ये क्या करेंगे? नशा में लिप्त कराएंगे। किसमें? नशा में। तो इस तरह किसी भी की संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। बेस्ट, बिल्कुल आप लोग इस बात को समझेंगे ना, ताकि अगर आप किसी मुखिया या किसी जमींदार, देखिए पहले जमींदार व्यवस्था जब थी तो कितना होता था, अब जमींदार व्यवस्था से ही यहाँ पर याद आता है आपका कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान आज भी जमींदारी व्यवस्था, आज भी पाकिस्तान में जमींदारी व्यवस्था चलती है। जिनके हाथों में जमींदारी व्यवस्था, वही अपने क्या कहते हैं, वही अपने बच्चों का मतलब उनके जो चेला चपाटी होते हैं उन्हीं को चुनाव पर उतार देते हैं, और चुनाव पर उतारने पर धर्म, जाति और जम्मू कश्मीर हमारा है, बस इतना ही बोलते हैं, ठीक है ना। बस 3 मुद्दों पर बात करते हैं, एक जन्म पर, एक जाति पर, एक धर्म पर, और जात पर भी नहीं, धर्म पर ही बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, क्योंकि 80% लोग क्या हैं आपके हिंदू हैं और 20% लोग क्या है आपके यहाँ मुस्लिम है, और वहाँ जस्ट उल्टा है, 20% मुश्किल से वहाँ पर हिंदू है और 80% वहाँ क्या है? मुस्लिम है, ठीक है। तो यहाँ पर बस जात इसीलिए कहा गया कि जमींदारी व्यवस्था या कुछ हाथों पर कुछ ऐसे भौतिक संसाधन जैसे जमीन वगैरह कुछ हाथों पर नहीं जाने पाए, नहीं सिर्फ मार काट दुनियादारी ही होती रहेगी। आपने महाभारत भी देखी, जमी और जोरू के पीछे ही महाभारत हो गई है ना, क्या हुई है? महाभारत आपकी हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला कहा गया, इसी में अगला जोड़ा गया है पॉइंट 39 का गा। बहुत रेयर केस में ये सारे लोग बताते हैं आपको, बहुत ही आप पेपर में या आप बुक में पढ़ेंगे तभी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। राज्य भौतिक संसाधनों, जो जमीन की अभी बात मैंने की, वहां कहा गया कि राज्य भौतिक संसाधनों
जो भौतिक संसाधन जमीन वगैरह वो न्यायपूर्ण वितरण करेगा। कैसे? राज्य भौतिक संसाधन कैसा? न्यायपूर्ण वितरण करेगा। क्या करेगा? वितरण करेगा, न्यायपूर्ण वितरण करेगा। मतलब न्यायपूर्ण वितरण करेगा का क्या मतलब होता है? मतलब इसका ये है कि अगर आप चाह रहे हो न्याय सबके पास दो ना, अगर आपको जमीन दी गई, आप वहाँ के नेता, मुखिया, खूंटा जो भी है, सांसद हैं या कुछ भी हैं, तो आप ऐसे जमीन बांटिए, या तो हम तो कहते जमीन बांटते ही क्यों, उसमें कुछ ना कुछ आप सभी के राज्य कल्याण के लिए हो रहे हैं, तो कल्याणकारी कुछ व्यवस्थाएं या कुछ संसाधन लगा दीजिए। जैसे संसाधन में क्या आएंगे? जैसे आप मैरिज हॉल बनवा दीजिए, हर गरीब की लड़की का मैरिज हॉल, मतलब वहीं से शादी हो, मैरिज हॉल बनवा दीजिए उस जमीन पर। आप बहुत ज्यादा है तो आप हॉस्पिटल बनवा दो, ताकि हर एक गरीब व्यक्ति का इलाज फ्री में हो सके। व्यवस्था सरकार ने की ना, राज्य ने किया। हर एक राज्य में एक सरकारी अस्पताल है, हर एक राज्य में। अब तो धीरे धीरे ये भी हो चुका है, जैसे थाना वगैरह होते हैं, तो जैसे थाना वगैरह लगता है, तो थाना वगैरह में भी मतलब राज्य के आसपास, राज्य तो छोड़िए, अब तो लोग कहते हैं गांव गांव में सरकारी अस्पताल हो रहे हैं। धीरे धीरे कई क्षेत्रों को मिला करके, कई गांवों को मिला करके एक सरकारी अस्पताल अब बन रहा है और बन चुके हैं कई जगह। अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, बट गांव तो गांव ही रहेगा ना, ये मुद्दा आप कभी नहीं भूल सकते। महात्मा गांधी जी ने कहा था ग्राम पंचायत लाने के लिए, जो आर्टिकल 40 के अंतर्गत है, महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम पंचायत अभी आएगा, इसके बाद ही आएगा, तो वही मुद्दा उठाएंगे, फिर क्यों यहीं पर उठाएं। तो ये बात स्पष्ट हो गई यहाँ पर कि आर्टिकल आपका खा और आर्टिकल आपका गा, 39 खा और 39 गा क्या संकेत करता है? आपको क्या लगता है इसमें क्या संकेत हो सकते हैं? तो आर्टिकल खा और गा आपको ये संकेत करता है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। किससे? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। बात आ गई ना वहीं पर घूम के, जो बात हम समझा रहे कि जमींदारी व्यवस्था जो थी, जमींदारी व्यवस्था इसी का उन्मूलन किया गया। रातों रात बिक गई थी जमीनें, अपने दोस्त मित्र यहाँ वहाँ सब जगह क्या किए थे? जमींदारी व्यवस्था। जब संपत्ति का अधिकार आया 42वें संविधान संशोधन के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, रातों रात जमींदारी व्यवस्था को क्या भारत से हटाया गया। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि जमींदारी, ये दोनों संकेत दे रहे हैं, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। यहाँ से हटाओ, भागो यहाँ से ना। क्या हुआ? भागे यहाँ से। भागे कि नहीं भागे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बताएंगे। अब यहीं पर कहा गया है, अगर आपको आर्टिकल जो मैंने 39 कहा, आर्टिकल 39 खा या इसी को डी कह देते हैं क्या? देखिए A B C का, खा, गा, घा, और इसी घा में है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। मैंने आपको वहां पर बताया ना कि लोग 39 में ही पढ़ा देते, आर्टिकल 39 में है, नहीं है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के घा या आप कह सकते आर्टिकल 39 के डी में दिया गया है ये बात। और जब पूछता है बच्चों, तो बच्चे आर्टिकल 39 और ऑप्शन पता है कैसे देते हैं? ऑप्शन देते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन। मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर स्त्री और पुरुष की बात है, मतलब फीमेल और मेल की बात है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं 39। बी ऑप्शन आपके सामने होता है कि 39 ए। सी ऑप्शन आपके सामने होता है 39 सी, और डी ऑप्शन आपके सामने होता है 39 डी। तब आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? जब आपका संविधान चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 39 घा या 39 डी में दिया गया है, तब आपको यहाँ पर कुछ होने की जरूरत ही नहीं, आप ऑप्शन डी मारें। जब आपके सामने केवल इतना आए कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और आर्टिकल आपके सामने ऑप्शन आए कि 38 में
दूसरा है कि आपके सामने 37 में, तीसरा है आपके सामने 39 में, और चौथा है आपके सामने डी है आपके सामने 40 में। तब आप ऑप्शन लगाएंगे क्या? तब आप ऑप्शन लगाएंगे 39 में, क्योंकि यहाँ पर 39 के भागों को नहीं बताया गया। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष को दिया जाएगा, लेकिन 39 घ में ये बात कही गई। अगर ऑप्शन में 39 के फैक्टों को नहीं दिया गया तब आप 39 लगाएं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए ना। ऐसे प्रश्नों को आयोग पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको इतना फोर्सली बता रही हूँ, क्योंकि अब आने वाले समय पर आप गलती ना करें। क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो? आप हमसे पढ़ रहे हो ना। आप किससे पढ़ रहे हो? तो आप हमसे पढ़ रहे हो। तो अब आपको क्या होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब आपके सामने गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये बात हो गई आर्टिकल 39 में। 39 घ में, आर्टिकल 39 अंगा में भी एक बात कही गई। आर्टिकल 39 अंगा में भी एक बात कही गई। अब आप लोग कहेंगे आप तो पूरा आर्टिकल 39 ही पढ़ा दी। हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। आप भी सोचेंगे काश बता दिया गया होता ना। 39 अरे 39 का ख ग घ अंगा खूब पूछा जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। 39 के पांचों इधर लिखे जाते हैं और उनके सब्जेक्ट या विषय इधर लिखे जाते हैं। जिग जैग मिलान करते रहो। फिर जब आपने पढ़ा ही नहीं तो मिलान कैसे करोगे? जब आपने पढ़ा ही नहीं तो फिर मिलान कहाँ से करोगे बाबू? तो इसलिए आपको मिलान करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। 39 अंगा में दिया गया राज्य बालकों के व्यक्तित्व के लिए, राज्य बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई कि राज्य जो होगा, कहा गया राज्य जो होगा क्या होगा? राज्य जो होगा, यहाँ पर राज्य की बात कही गई कि राज्य जो होगा, राज्य यहाँ पर क्या करेगा? राज्य बालकों के व्यक्तित्व को, राज्य बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा। राज्य जो होगा वो आपका क्या करेगा? वातावरण उपलब्ध कराएगा। राज्य बालकों के व्यक्तित्व के लिए क्या कहेगा? राज्य बालकों के व्यक्तित्व के लिए क्या कर रहा है? राज्य बालकों के व्यक्तित्व के लिए यहाँ पर क्या करेगा? अरे भाई, व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा। गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा। लिखने के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ समझना, क्योंकि लिखने के लिए मैं आपको पीडीएफ दे देती हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप फैक्ट लिखते चलेंगे, काम हो जाएगा। वातावरण उपलब्ध कराएगा। अब पता चले आपके आसपास इतनी मतलब कूड़ा कचरा गंदगी फैली हो तो क्या आप पढ़ पाएंगे? आपका वातावरण जो गरिमामय वातावरण होना चाहिए वो होगा क्या? आप भी तो एक स्टूडेंट है, तो आपको लगता है ना कि आपके वातावरण कैसा हो? एकदम कूल हो, अनकूल हो, कूल हो एकदम ना। आप जहाँ बैठो वहां पर कूल महसूस हो, लगे कि हाँ हम ऐसा ही वातावरण चाहते थे, ऐसा ही। अब आप कहेंगे मलिन बस्तियां हैं, उनका वातावरण हाँ है, अपवाद में कुछ है, लेकिन आप अगर राज्य बालकों के लिए ये सारी व्यवस्था कर सकता है। राज्य को ये कहा गया 39 घ में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये बातें जोड़ी गई हैं कि राज्य जो होगा ना, बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमामय वातावरण देगा, उनको पॉजिटिव थिंकिंग देगा। घर में गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। वातावरण, बच्चे हैं भाई, जैसा आप करोगे वैसे ही सामने वाला सीखेगा, सीधी सी बात है। आप अगर माता पिता हो, आपके बच्चे हैं, आप माता पिता हो अपने घर में, और आप जो करते हो आप देखते होंगे आपके बालक वही करते होंगे। अगर आप माता पिता हो और अगर आपने अपने
सास ससुर को धिक्कार दिया है या उनको डांटा फटकारा है, तो आने वाले समय में यही बेटा आपको बताएगा, यही बालक कहेगा आप तो करती थी या आप तो करते थे अपनी माँ के साथ, तब तो आप कुछ नहीं बोलते थी, या आप नहीं बोले या आप नहीं बोले। तो यही जो जैसा आप इसके साथ वातावरण रखोगे वैसा ही आपके साथ होगा, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे, सीधी सी बात है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटने वाले हैं। तो आप प्रयास करें अच्छा बोएं, और अच्छा काटें। आप प्रयास करें हमेशा लोगों के सामने कैसे रहें, पॉजिटिविटी रहें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के अंदर ये जोश और ये जुनून होना चाहिए, मैं सत्य हूं और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। डटकर खड़े रहो, और आप खड़े रहोगे तो आप अपनी मंजिल पालोगे, 100% श्योर है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचना कि आप आज किसी के साथ कर रहे हो तो आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर आप किसी के साथ चापलूसी कर रहे हो तो एक दिन आपके साथ भी कोई चापलूसी कर रहा होगा या तो करेगा, या तो आपके साथ चापलूसी कोई कर रहा होगा। आप किसी के साथ करो तो आपके साथ भी कोई कर रहा होगा या आगे आने वाले समय पर करेगा, सीधी सी बात है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। आप हमारे बारे में निगेटिव सोचेंगे तो आपके बारे में भी कोई ना कोई निगेटिव सोच रहा होगा, और अगर नहीं सोच रहा होगा तो आने वाले समय में सोचेगा, बट सोचेगा जरूर, होगा, 100% होता है। ठीक है, तो ये था यहाँ तक आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 क्या कहता है भाई? आर्टिकल आपका 40 कहता है ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 कहता है आपका ग्राम पंचायत। गांधी जी कहते थे, गांधी जी ने कहा कि अगर आपने गांव नहीं सुधारे, गांव का विकास नहीं किया तो आप शहर का विकास कर ही नहीं सकते। गांधी जी इसके कट्टर क्या थे? समर्थक थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी इसके क्या थे? कट्टर समर्थक थे, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति और थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये क्या थे? कट्टर विरोधी थे। कैसे थे? ये कट्टर विरोधी थे। इनका कहना था, आपस वैसे दोनों लोगों की बातों पर गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पर इनका कहना बाद में सही यही माने गए। कौन? गांधी जी। लेकिन यहाँ पर इनका कहना और इनके कहने पर अंतर था। क्या अंतर था? ये कह रहे थे अगर आप गांव सुधारोगे, गांव का विकास करोगे तो शहर का विकास अपने आप हो जाएगा। लोग शहर में कहाँ से बसे? गांव से आकर बसे। आज आप भी देख रहे हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, सब के सब गांव से रिलेटेड होंगे। त्योहार होते हैं, शहर साफ हो जाते हैं, सब गांव चले जाते हैं ना। अब जिनके अपने घर बन गए वो क्यों जाएंगे भाई? क्यों जाएंगे? अब वो क्या होंगे? उनकी आने वाली पीढ़ी शहर की कहलाएगी, उनकी आने वाली पीढ़ी शहर की कहलाएगी, लेकिन वो तो गांव से ही संबंधित थे ना। इनका कहना यह था कि अगर आप ग्राम पंचायत में एक मुखिया रखेंगे तो वो कैसा होगा? बड़ा चापलूस टाइप का होगा, जो भी पैसा रुपया जाएगा ये आधा तो यही खा जाएगा। गांधी जी ने कहा हाँ ठीक है, करप्शन तो हर जगह होता है, आधा नहीं खाएगा, कुछ खाएगा लेकिन कुछ कार्य भी तो करेगा ना। लेकिन गांधी जी की बातों पर उतने समय क्या हुआ? अमल नहीं किया गया। अमल का मतलब इसे मूल अधिकार जैसा दर्जा, मतलब अगर आपके गांव में ग्राम पंचायत नहीं तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन सुनिए, लेकिन क्या हुआ? यहीं पर 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे चिपकाया गया। क्या? ग्राम पंचायत। और पहला राज्य राजस्थान बना, राजस्थान का नागौर बना, जहां पर ग्राम पंचायत अपनाई गई। और जब नागौर में अपनाई गई, कब? राजस्थान के नागौर में पहला राज्य ऐसा था जहां पर ग्राम पंचायत अपनाया गया था। और जब देखा गया कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो राज्यों का या गांव का तो बड़ा विकास हो रहा है, सीधा जाते हैं मुखिया के पास और हर समस्या का समाधान ले आते, तुरंत हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसको क्या बनाया गया? अब आप इसके तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये कैसा हो गया? अब ये न्याय योग्य हो गया है। और जो 40वां संविधान, ये पहले न्याय
योग्य नहीं था, लेकिन इसके जुड़ने से ये न्याय योग्य हो गया। कैसा हो गया? न्याय योग्य हो गया। लेकिन 40वां संविधान संशोधन, 40वां अनुच्छेद जब तक था या है वो न्याय योग्य नहीं था, लेकिन अभी ये न्याय योग्य है। और राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जो है वहां पर ग्राम पंचायत अपनाई गई थी। कब? 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन पर, गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में अपनाया गया था, ठीक है ना, याद रहेगा ना। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस एक आर्टिकल और देख लेते हैं ताकि कल इसको समाप्त कर दिया जाए। कल क्या किया जाए? इसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है देखते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है आपका, आर्टिकल 41 कहता है आपका कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में सहायता। आर्टिकल 41 आपका चीख चीख के कहता है। और आर्टिकल 40 कैसा है? गांधीवाद है, ठीक है ना, गांधीवाद है। उसको बाद में अलग से गांधीवाद, कल्याणवाद, उदारवाद सब अलग से तीनों डिपार्टमेंट लिखाएंगे हम ना, परेशान नहीं हो। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में सहायता। कहा गया है राज्य बेकारी, बीमारी, बेकारी में बैठे हुए व्यक्ति बीमारी में, बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, अर्थात बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता देगा। जैसे हम बेरोजगार हैं तो अभी हमें बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है, वृद्धा पेंशन मिल सकती है, जो वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो महिलाएं विधवा हैं जिनके पति नहीं है उनको विधवा पेंशन दिया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा जैसे आयुष्मान भारत जैसी आपके कल्याणकारी हैं, क्या है, कल्याणकारी इत्यादि उपलब्ध कराए जाएं। आयुष्मान भारत ये क्या है? स्वास्थ्य किससे संबंधित, स्वास्थ्य बीमा दिया जा सकता है। तो ऐसी दशाओं में, जैसे आप देखेंगे कुछ दशाओं में, जैसे अब विकलांग लोगों को थोड़ी सी सहायता, अब उनको बल्कि विकलांग न कहकर दिव्यांग कहते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा होता है ना। जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं तो उनके लिए कुछ आप सहायता कर सकते हो, सरकारी भी सहायता आप कर सकते हो, उनको छूट भी दे सकते हो। अब वो जैसे हम पढ़ने के लिए उन्हें बुलाएं तो खड़े खड़े नहीं पढ़ सकते, उनको बैठा के पढ़ाना आता, उनके लिए ये छूट दी जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। क्या की जाएगी? कुछ दशाओं में सहायता प्रदान करना, जैसे वृद्धा पेंशन आप दे सकते। लेकिन अगर आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आपको विधवा पेंशन नहीं मिल रही तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आपको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आप बेगारी की स्थिति में बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कहीं हमको काम कोई दिला दे, और अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप सोच रहे हैं हम कहाँ चले जाए, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए, आपको काम दिला देगा, तो आपको काम नहीं दिला सकता है वो। ये आपका मूल अधिकार नहीं, आपको भगा दिया जाएगा वहाँ। अगर राज्य में गए ना तो वहां पर महाधिवक्ता बैठा, वो भगा देगा। राज्य का सबसे बड़ा विधिवेत्ता होता है वो, ठीक है ना, वो भगा देगा वहां पर तुरंत, ठीक है। चलिए आर्टिकल 42 देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कल देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 51 तक है, कुछ आज निपटाने पड़ेंगे तभी कल निपट पाएंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 42 क्या कहता है? कुछ दशाओं में, आर्टिकल 42 आपका कहता है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा, कहा गया आर्टिकल 42 कहता है राज्य काम की मनोचित दशा, राज्य काम की मनोचित दशा, मनोचित दशा में छूट देगा। छूट का मतलब राज्य मनोचित दशाओं को उपलब्ध कराएगा। राज्य मनोचित दशाओं को क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध कराएगा, ठीक है। कैसे कराएगा? देखिए राज्य मनोचित दशा, अब मान लीजिए हमें जॉइंटिस है, ठीक है, और हम वर्क कर रहे हैं, भाई मान लीजिएगा आपको छुट्टी नहीं दी गई और आप क्या है
मनोचित दशा मतलब तो आपके ऊपर जो भी अधिकारी है वो आपकी मनोचित दशा को उसे समझना पड़ेगा कि इसे जॉइंडिस है तो इसे बहुत भारी काम नहीं दिए जा सकते। अगर आप छुट्टी नहीं दे सकते हो तो इसकी मनोचित दशा समझनी होगी कि उसमें बहुत भारी चीज़ें नहीं उठानी होती हैं ना, उसमें भारी चीज़, या आप बीमार हो इसीलिए इसे मूल अधिकार का दर्जा भी नहीं दे रहे, तो इसका लोग क्या बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, मतलब बहुत हद से ज़्यादा लोग 4 दिन में हर बीमार ही रहेंगे। जैसे आपको प्रसूति, इसी में आता है प्रसूति, सबसे बड़ा उदाहरण। गर्भवती महिला को छूट दी जाती है, जैसे वो उसको 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उसके वेतन में कटौती नहीं की जाती है। देखिए उसके वेतन, प्रसूति को जरूर याद रखें, आर्टिकल 42 में ही दिया गया है। क्या कहा गया आर्टिकल 42 में? गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक कार्य या काम नहीं लिए जा सकते। अब मान लीजिए गर्भवती महिला है और स्टेशन पे है, ए स्टेशन पे, इसको यहाँ पर चढ़ के सीढ़ी चढ़ के बी स्टेशन पे जाना है, ठीक है, और वो 8 माह के गर्भ है, उसका 8 माह का गर्भ, तो इसको नहीं भेजा जा सकता है, इसको नहीं भेजा जा सकता है, इससे कठोर कार्य नहीं कराया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपके संविधान में एक बात कही गई है कि संविधान इतना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। देखिए संविधान हमारा कितना खूबसूरत है कि कहा गया संविधान हमारा इतना खूबसूरत है कि हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं, हर एक तकलीफ का मुकम्मल जवाब हूँ मैं, कभी वक्त मिले तो मुझे अवश्य पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। हर मुकम्मल तकलीफ का, कहा गया हर तकलीफ का मुकम्मल जवाब हूँ मैं, कभी वक्त मिले तो मुझे अवश्य पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। इसीलिए कहा गया क्योंकि आपको संविधान ने बहुत कुछ दिया है भाई, बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। देखिए किसी गर्भवती महिला को छूट दे रहा है, आपकी मनोचित दशा को समझा जा रहा है कि आप बीमार हैं, आप कार्य करने योग्य नहीं है, तो आपको छूट दी जा रही है ना, आपको छूट। अगर आप सोचिए, आप प्रसूति महिला, देखिए अब यहाँ पर छूट दी जाने लगी कितनी, 6 माह की। अब इसका भी दुरुपयोग होने लगा। कैसे दुरुपयोग कैसे होने लगा? अब एक महिला 8 बच्चे पैदा कर रही है, अब 6 महीना की आप छूट लोगे तो 4 साल 5 साल तो ऐसे ही छूट ले लोगे, मतलब छुट्टियां ही ले लोगे। तो सरकार ने कहा, क्या कहा सरकार ने कहा, आप 2 से अधिक बच्चों से छूट नहीं ले सकते हो, आप 2 ही बच्चे करिए, सीधी से इसमें रोक लगाई गई। भाई इतना ज्यादा दुरुपयोग होने लगा। अब 8 बच्चे, समझ रहे हैं ना, 8 10 बच्चे हो रहे हैं लगातार, हर साल 6 महीना की छुट्टियाँ जा रही है, हर 1.5 साल में 6 महीना की छुट्टी, 6 महीना की छुट्टी। आप सरकारी कर्मचारी हैं इतना भी, फिर आप 1 या 2 बच्चों पर ले सकते हैं ना, 1 या 2 बच्चों पर अगर महिला पढ़ी लिखी होती तो इतने बच्चे करती ही क्यों? वो मशीन थोड़ी ना है कि डालो बस बच्चे निकल रहे हैं, डालो और निकल रहे हैं। अगर महिला को इसीलिए कहा जाता है कि महिला पढ़ी लिखी होनी चाहिए। महिला कैसी हो? महिला पढ़ी लिखी हो। वो कहते भैया मशीन ना है, मशीन नहीं है कि 4 5 बस दिए जा रहे हैं। तो कहते हैं घर वाले की लाठी तैयार हो रही है ना, अरे एक पैदा करो और मिसाइल बना दो उसको, क्यों लाठी का इंतजार कर रहे हो? कहेंगे लाठी तैयार हो रही है ना, लाठी नहीं तैयार करो, एक रखो और उसे मिसाइल बनाओ, क्या मिसाइल बना दो, ठीक है ना। तो ये सोच रखें। और इसी तरह ये अपना संविधान है, इसमें कहा गया है तुम्हारी हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं, कभी समय मिले तो मुझे भी पढ़ना क्योंकि मैं भारत का संविधान हूँ। बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है, आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। अगली बात एक और लाइन पढ़कर आप सभी लोगों को सुना करके बात यहीं खत्म करेंगे और कल की क्लास आगे होगी, ठीक है। कहा गया मैं ही तो हूँ जो तुम्हें सही जीने का हक दिया हूँ। संविधान कह रहा है कि मैं ही तो हूँ जो तुम्हें सही जीने का अधिकार दिया है या हक दिया है। मैं ही तो हूँ जो तुम्हें लोकतांत्रिक अधिकारों से परिचय कराया है। अगली कहता है मैं ही तो हूँ जो समस्त धर्मों को समाज तराजू में तौलने का प्रयास किया है। मैं ही तो हूँ, संविधान कह रहा है।
वरना तुम सभी खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट समझते हो। समझ बैठे थे, वरना तुम तो कहता है कि वरना तुम सभी खुद को तो सर्वश्रेष्ठ एकदम राजा महाराजा हम ही हैं और दूसरों को निकृष्ट समझ बैठे थे। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत समझो, परंतु तुम्हें दूसरे को निकृष्ट समझने की घटिया सोच भी नहीं रखनी चाहिए। ये संविधान हमारा तोड़ तोड़ के कहता है कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सामने वाले को निकृष्ट या घटिया सोच नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला एकदम बेकार घटिया है, हट इसको क्या करना है, नहीं रखनी चाहिए। ऐसी घटिया सोच भी दिमाग में नहीं रखे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, अगला आर्टिकल कल 43 और सिविल संहिता वगैरह बताएंगे हम, ठीक है। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 का 49 और 50, उसके बाद 51, इतने कल निपटाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। इतने हैं और एक आधे और जुड़ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठो है, तो 10 को कल निपटाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में शाम 6 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूला करिए आप सभी लोग। बहुत ही अच्छी अभी क्लास चल रही है, अभी क्या रोज चलती है और अभी तो साइंस चल रही है, उसके बाद कल से कुछ नया चलने लगेगा, तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल नहीं शाम 6 बजे भूलें। और मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।